Hello students and welcome to the lecture of paper 2, that is database programming with Oracle. In previous lecture I have completed unit 3's topic, that is SQL asterisk function. So in previous lecture we have seen conditional function, nested function and group function. So in this lecture we are going to continue unit 3 with new topic, that is database objects. So first of all let's see the content of this lecture. So content of these lectures are, first we are continuing unit 3. So SQL functions and there are database objects. So we are going with database ऑब्जेक्ट. यहाँ पर डेटाबेस ऑब्जेक्ट देख रहे हैं एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे व्यूज, सीक्वेंस, सिनोनाइम्स, जॉइंस, क्लस्टर, सेट, ऑपरेटर्स, लॉक्स एंड सब क्वेरी. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सीन टॉपिक्स व्यूज, sequence and synonym. These are the topics of database object. So let's start with the first topic, that is views. So first of all, what is view? View is just like a window through which one can view or change information in the table. ये एक विंडो की तरह ही काम करता है, जैसे हम विंडो में से व्यू कर सकते हैं, जैसे कि एज इट इज़ टेबल का जो डेटा है उसको देख सकते हैं या फिर डेटा के इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं. सो व्यू इज़ जस्ट लाइक अ विंडो थ्रू विच वन कैन व्यू. आप देख भी सकते हो और उसमें से आप इंफॉर्मेशन जो है, जो डेटा रखा हुआ है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो. अ व्यू इज़ डिफाइंड यूजिंग अ क्वेरी एंड दस बी थॉट ऑफ एज अ स्टोर्ड क्वेरी और वर्चुअल टेबल. तो व्यू जो है ये एक क्वेरी है, क्वेरी के जैसे काम करती है एंड इसको हम स्टोर्ड क्वेरी कहते हैं, क्योंकि ये पहले से ही क्वेरी डिज़ाइन होती है व्यू की, इसीलिए हम इसको स्टोर्ड क्वेरी या फिर वर्चुअल टेबल. वर्चुअल टेबल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये टेबल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है. सिर्फ हम ये इसको देखने के लिए, हम जिस तरीके का हमको इन्फॉर्मेशन देखना है, जैसे सपोज करो कि एक टेबल के अंदर 5 अगर कॉलम्स हैं और हमें सिर्फ 2 ही कॉलम्स देखने हैं, तब हम वहाँ पर व्यू का यूज़ करके, वहाँ पे जो भी हमें 2 कॉलम्स देखने हैं उनका व्यू का यूज़ करके हम सिर्फ वो 2 कॉलम ही देखेंगे. तो वो जो 2 कॉलम्स हमारे सामने आउटपुट के इसमें आएंगे, उसी को हम वर्चुअल टेबल भी कहेंगे. सो व्यू इज़ डिफाइंड यूजिंग अ क्वेरी. ये क्वेरी के थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं एंड इसको हम एक स्टोर्ड क्वेरी और वर्चुअल टेबल भी कहते हैं. स्टोर्ड क्वेरी जो पहले से ही स्टोर्ड होती है और वर्चुअल टेबल जो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमें जब हमें व्यू करना होता है, जब हमें 5 में से अगर 2 कॉलम्स देखने होते हैं, तब हम व्यू का यूज़ करते हैं. तो इट इज़ वर्चुअल टेबल. that is originally that does not exist. View does not take any storage space other than the space in the data dictionary. क्योंकि यहाँ पर ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जो व्यू का जो टेबल है, वर्चुअल टेबल, ये वर्चुअल टेबल होता है, तो इसके लिए स्टोरेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है. इसीलिए व्यू डज नॉट टेक एनी स्टोरेज स्पेस बट स्पेस इन द डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी के अंदर इसलिए स्पेस रहेगा क्योंकि ये व्यू जो है ये कीवर्ड है और इट इज़ एन स्टोर्ड क्वेरी. ये स्टोर्ड क्वेरी होने की वजह से इसको डेटा डिक्शनरी के अंदर स्पेस रहेगा, बट स्टोरेज स्पेस इसके पास नहीं रहेगा. Thus view do not actually contain a stored data, rather they derive the data from the tables on which they are based. तो व्यू डू नॉट एक्चुअली कंटेन अ स्टोर डेटा. इसके पास कोई स्टोर डेटा नहीं होता है, ये डिराइव करता है ओरिजिनल टेबल से. सो डेटा फ्रॉम द टेबल्स ऑन विच दे आर बेस्ड. जिस भी टेबल के ऊपर से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे पास एक टेबल है और उसके अंदर मेरे पास 5 कॉलम्स हैं और मुझे सिर्फ 2 ही देखने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर व्यू का यूज़ करूँगी. 2 ही कॉलम्स अगर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं देखने के लिए, तो मैं 2 ही देखूँगी. तो किसका यूज़ करेंगे तब वहाँ पर हम व्यू का. तो व्यू डू नॉट एक्चुअली कंटेन अ स्टोर डेटा. इसके पास कोई स्टोर डेटा नहीं होता है, लेकिन जो ओरिजिनल डेटाबेस होता है, वहीं से जहाँ पर ये बेस्ड होता है, उसी में से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमें व्यू करने के लिए देता है, आउटपुट के इसमें देता है. लाइक टेबल्स, व्यूज कैन बी क्वेरीड, इंसर्टेड, अपडेटेड एंड डिलीटेड. जैसे टेबल के अंदर हम DML ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, उसी तरीके से हम व्यू के अंदर भी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं. तो ऑल ऑपरेशन ऑन व्यू एक्चुअली अफेक्ट्स द बेस टेबल ऑफ द व्यू. जैसे कि DML स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. उसी तरीके से हम व्यू के अंदर भी डेटा जो है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं. और ये जो है डेटा एक्चुअली जो बेस टेबल होगा, जो ओरिजिनल टेबल होगा, उसके अंदर ये डेटा स्टोर भी होगा. सो ऑल ऑपरेशंस ऑन व्यू एक्चुअली अफेक्ट द बेस टेबल.
जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो बेस टेबल के ऊपर अफेक्ट उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ व्यू इज बेस्ड ऑन सिलेक्ट स्टेटमेंट। जो व्यू हम कर रहे हैं ये किसके ऊपर कर सकते हैं हम, सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि हमने जैसे बोला कि 5 कॉलम्स में से ओनली 2 कॉलम्स देखने हैं, तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो व्यू जो है हम ये हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ करेंगे। विच डिराइव्स डेटा फ्रॉम द बेस टेबल एंड हेंस इट इज़ रेफर्ड एज अ स्नैपशॉट ऑफ अ टेबल और अ ग्रुप ऑफ टेबल। स्नैपशॉट ऑलरेडी आप जानते हो कि जितना अनवांटेड चीज़ है आप उसको हटा दोगे और जितना आपको चाहिए उसका आप स्नैपशॉट ले लोगे। तो इसी तरीके से व्यू भी है, स्नैपशॉट ही हम यहाँ पर उसको स्नैपशॉट के रूप में ही हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे 5 कॉलम्स में से हमें 2 ही देखने हैं, तो हम वहाँ पर 2 जो कॉलम्स का हम व्यू कर रहे हैं दैट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ बेस टेबल। नेक्स्ट इज इफ द बेस टेबल ऑफ द व्यू इज डिलीटेड एंड वन ट्राइज टू रेफर द व्यू, ओरेकल गिव्स एन एरर। अगर बेस टेबल, इफ द बेस टेबल ऑफ द व्यू इज डिलीटेड, अगर बेस टेबल है ही नहीं तो वहाँ पर ओरेकल क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, क्योंकि बेस टेबल है ही नहीं तो वर्चुअल टेबल कहाँ से डिज़ाइन करेगा वो। इसीलिए बेस टेबल को अगर हम व्यू करने की कोशिश करते हैं, अगर जो ऑलरेडी डिलीटेड है, देन ओरेकल गिव एन एरर। आफ्टर दैट एडवांटेजेस ऑफ व्यू। अब इसके एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एडवांटेजेस ऑफ व्यू, लिमिटेशंस ऑफ व्यू एंड व्हाट इज व्यू। सो प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी। इसका फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ रोज कॉलम्स ऑफ अ बेस टेबल। तो प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योरिटी देता है ये व्यू बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस। जैसे कि हमें 2 ही कॉलम देखने हैं तो हम 2 ही कॉलम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया। प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ रोज कॉलम्स ऑफ बेस टेबल, तो हमें उसे पहले से ही जो हमें देखने हैं सिर्फ हम वही देखेंगे, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डेटा हो जाता है और डेटा की सिक्योरिटी भी हो जाती है। हाइड्स डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जाम्पल इफ व्यू इज बेस्ड ऑन अ सेवरल टेबल्स इट एक्ट एज अ सिंगल। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि हमने 2 या 3 टेबल में से डेटा अगर एक्सट्रैक्ट किया है व्यू करने के लिए, तो ये यहाँ पर उसको एज अ सिंगल, उसको एक टेबल के इसमें शो करता है। सो इट हाइड्स डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को वो हाइड कर देता है, क्योंकि जब हम उसको जब लास्ट में हम रिजल्ट देखेंगे तब वो हमको एज अ सिंगल टेबल ही दिखाई देगा। रीनेमिंग द कॉलम्स, व्यू के अंदर हम कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं, बट ओरिजिनल टेबल में हम कॉलम्स को रीनेम नहीं कर सकते हैं। सो चेंजेस इन द बेस टेबल डू नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ व्यू डिराइव फ्रॉम द टेबल। तो अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं बेस टेबल के अंदर, अब देखो जो व्यू के अंदर अगर हम चेंजेस करते हैं तो बेस टेबल पे भी अफेक्ट होता है, लेकिन अगर कोई बेस टेबल में हम अफेक्ट कर रहे हैं तो इट डू नॉट अफेक्ट वर्किंग ऑफ व्यू, व्यू के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा फ्रॉम दैट टेबल। वर्किंग ऑन अ सिंगल डमी टेबल दैट इज क्रिएटेड यूजिंग मोर देन 1 टेबल। सिंगल डमी टेबल, अभी जैसे मैंने बोला कि 2 से ज़्यादा टेबल से अगर हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है व्यू करने के लिए तो इट इज़ कॉल्ड एज एन डमी टेबल और वर्चुअल टेबल या फिर डमी टेबल। तो वर्किंग ऑन अ सिंगल डमी टेबल दैट इज क्रिएटेड यूजिंग मोर देन 1 टेबल। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। SQL create or replace no force view name as select column 1 column 2 from table name where column name is equals to expression। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्यू करना है और रिप्लेस करना है या फिर नो फोर्स व्यू का नाम देना है। क्रिएट व्यू का नाम देना है एज सिलेक्ट, क्योंकि हम व्यू हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही करते हैं। अब हमको कौन कौन से कॉलम चूज़ करना है और कौन से टेबल्स में से चूज़ करना है, और वहाँ पर हम वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, वेयर कॉलम नेम इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, सम एक्सप्रेशन इज देयर। और ग्रुप बाय का भी यूज़ कर सकते हैं हम कि कुछ कॉलम्स का, जैसे कि डिपार्टमेंट में 10, 20, 30 है तो उसको ग्रुप करके दिखाओ। विथ चेक ऑप्शन कि डेटा है या नहीं है, विथ रीड ओनली, मतलब आप सिर्फ वहाँ पर रीड कर सकते हो, उसके अंदर राइट नहीं कर सकते हो। ये ऑप्शन भी आप इसके अंदर व्यू के अंदर कर सकते हो। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द व्यू। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्यू के लिए और आपको सिंटेक्स पूछता है तो ये सिंटेक्स आपको एज इट इज़ वहाँ पर उसको उसमें शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट DML ऑपरेशंस ऑन व्यू। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि व्यू के ऊपर हम जिस तरीके से DML ऑपरेशन इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही व्यू के अंदर भी इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं।
So the DML insert, update and delete operations on table, we can also perform the DML operations on view. हम इसके ऊपर व्यू के ऊपर भी ये परफॉर्म कर सकते हैं. Any insertion, updation or deletion on view also reflects on the base table. View act as a virtual table. तो कोई भी इंसर्शन, अपडेशन या फिर डिलीशन अगर हम व्यू के थ्रू करते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द बेस टेबल. वो चेंजेस कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे? बेस टेबल के अंदर. और व्यू एक्ट्स एज अ वर्चुअल टेबल. और व्यू जो है ये एक वर्चुअल टेबल है. ये ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बेस टेबल से ही हमने वर्चुअल टेबल यहाँ पर व्यू हमने डिज़ाइन किया है. तो व्यू इज़ अ वर्चुअल, व्यू एक्ट्स एज अ वर्चुअल टेबल. अब लिमिटेशंस ऑफ व्यू यूजिंग DML स्टेटमेंट. अब ये जो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लास्ट में, 5th क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है लिमिटेशंस ऑफ व्यू यूजिंग DML स्टेटमेंट्स. तो हम देखते हैं यहाँ पर कॉलम्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द व्यू डेफिनेशन विल कंटेन नल वैल्यूज ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ रोज. तो इफ दोज कॉलम्स आर असाइंड नॉट नल कंस्ट्रेंट देन यूजर कैन नॉट इंसर्ट अ रो. कॉलम्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द व्यू. अगर कोई कॉलम व्यू के अंदर इंसर्ट नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है, देन विल नॉट कंटेन नल वैल्यूज. उसके अंदर नल वैल्यू नहीं हो सकती. कॉलम दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द व्यू डेफिनेशन विल कंटेन नल वैल्यूज ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ रोज. अगर हमने व्यू के अंदर कोई कॉलम इंक्लूड नहीं किया है तो जब डेफिनेशन के समय जब हम उसको अंदर वैल्यूज इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर क्या वैल्यूज जाएगी? नल वैल्यूज. क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल टेबल के अंदर है ही नहीं. सो इंसर्शन ऑफ रोज जो है यहाँ पर नल वैल्यूज वहाँ पर इंसर्ट होगी. इफ दोज कॉलम्स आर असाइंड नॉट नल कंस्ट्रेंट देन यूजर कैन नॉट इंसर्ट अ रो. अगर उसमें हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है, इट इज़ एन कंस्ट्रेंट. ओके, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की रहता है वैसे ही नॉट नल भी एक कंस्ट्रेंट है. तो अगर हमने वहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज़ किया है देन यूज़र कैन नॉट इंसर्ट अ रो. तो यूज़र उसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता है. An attempt to insert a row in more than one table of the view generates an error. एक या एक से ज़्यादा टेबल के अंदर व्यू के अंदर एक या एक से ज़्यादा टेबल के अंदर अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो व्यू का यूज़ करके देन इट विल जनरेट्स एन एरर. तो वहाँ पर आपको एरर मिलेगा मोर देन वन टेबल ऑफ द व्यू. अगर आप कर रहे हो इंसर्शन, डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो आपको एरर आएगा. अटेम्प्ट टू अपडेट और बेस टेबल दैट इज़ नॉट अ की प्रिजर्व टेबल जनरेट्स एन एरर. अटेम्प्ट टू अपडेट अ बेस टेबल. अगर आप बेस टेबल को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और की प्रिजर्व टेबल को, देन जनरेट्स एन एरर. अगर उसके अंदर की लगी हुई है जैसे प्राइमरी की है या फिर नॉट नल है, अगर ऐसा कोई की लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा. आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो. इफ़ व्यू कॉलम रेफर्स मोर देन वन बेस टेबल देन एनी अटेम्प्ट टू अपडेट, इंसर्ट और डिलीट थ्रू व्यू जनरेट्स एन एरर. व्यू कॉलम रेफर्स मोर देन वन बेस टेबल. अगर व्यू के अंदर जो कॉलम्स हमने यूज़ किए हैं वो मोर देन वन बेस टेबल के अंदर से है, मतलब 2-3 टेबल्स के अंदर से है, और अगर हम उसको अपडेट, इंसर्ट और डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एरर जनरेट होगा. इफ़ एनी व्यू डेफिनेशन इंक्लूड्स अ डिस्टिंक्ट क्लॉज देन वन कैन नॉट परफॉर्म इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन. अगर आपने जब जो ओरिजिनल बेस टेबल है उसके अंदर हमने कहीं डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ किया है, व्यू को डिज़ाइन करते वक्त अगर कहीं हमने डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ किया है तो हम वहाँ पर DML ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. जस्ट लाइक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हम उसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमने कौन सा क्लॉज यूज़ किया है? डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज़ किया है. आफ्टर दैट सीक्वेंस. So what is sequence? Let's see the sequence. These are the database object. Database के जो objects हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो अभी हमने view देखा, इसके बाद हम sequence देख रहे हैं. A sequence generates a serial list of unique numbers for unique column of a database table. तो sequence क्या कर रहा है? Generates a serial list. सीक्वेंस में एक लिस्ट तैयार कर रहा है यूनिक नंबर्स की फॉर न्यूमरिक कॉलम ऑफ अ डेटाबेस टेबल. न्यूमरिक जितने भी कॉलम्स होंगे, नंबर वाले जितने भी कॉलम्स होंगे उनके लिए एक सीरियल लिस्ट वहाँ पर डिज़ाइन करेगा डेटाबेस टेबल्स के अंदर. इट सिंप्लीफाइज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग बाय ऑटोमेटिकली जनरेटिंग यूनिक न्यूमरिकल वैल्यूज़ फॉर द रोज ऑफ सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल. तो ये क्या कर रहा है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग बाय ऑटोमेटिकली, ये सिंप्लीफाई कर रहा है एप्लीकेशन को
प्रोग्रामिंग बाय ऑटोमेटिकली जनरेटिंग यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसको एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है फॉर दैट रोज एंड सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल, या फिर सिंगल टेबल में या फिर मल्टीपल टेबल के अंदर भी हम यहाँ पर सीक्वेंस में उसको सीरियल लिस्ट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे सकते हैं। सीक्वेंस नंबर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेबल्स, सीक्वेंस नंबर का टेबल से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेबल। सो द सेम सीक्वेंस कैन बी यूज्ड फॉर वन और मोर टेबल, तो वो वो जो सेम सीक्वेंस है वो एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम देना है। स्टार्ट विथ इंटीजर, कौन से इंटीजर से शुरू करना है, जैसे कुछ लोग 0 से स्टार्ट करना पसंद करते हैं, कुछ 1 से स्टार्ट करना पसंद करते हैं, या फिर कुछ 1 से या फिर 101 से। तो स्टार्ट विथ इंटीजर। इंक्रीमेंट बाय इंटीजर, कितने नंबर से इंक्रीमेंट होना है, 1 से या 2 से या 3 से। मीन वैल्यू इंटीजर, मिनिमम कितना होगा, और नो मीन वैल्यू, मिनिमम है या नहीं है वो आपके ऊपर डिसाइड है, ऑप्शनल है। इन मीन वैल्यू भी रख सकते हो और नो मीन वैल्यू भी रख सकते हो। उसी तरीके से मैक्स वैल्यू भी रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। साइकिल और नो साइकिल, मतलब ये रिपीट होगी या नहीं होगी, या ये रिपीट चलते रहेगी या नहीं चलते रहेगी, ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। कैच इंटीजर, नो कैच, ये कहीं पर स्टोर रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और ऑर्डर कौन सा रहेगा, असेंडिंग रहेगा या फिर डिसेंडिंग रहेगा या फिर कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। तो ये है सीक्वेंस का सिंटेक्स। आफ्टर दैट अब देखते हैं हम ये जो सीक्वेंस नेम ये सब क्या रेफर कर रहे हैं। सीक्वेंस नेम, इट इज़ द नेम गिवन टू द सीक्वेंस। सीक्वेंस नेम जो हमने एसक्यूएल का सीक्वेंस का जो सिंटैक्स देखा है उसके अंदर हमने ये टर्म्स यूज़ किए हैं, तो उसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ द नेम गिवन टू द सीक्वेंस, ये नेम दिया हुआ है सीक्वेंस को। स्टार्ट विथ, कौन से फर्स्ट सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, असेंडिंग से हो रहा है, डिसेंडिंग से हो रहा है, ये हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो फॉर असेंडिंग सीक्वेंस डिफॉल्ट वैल्यू इज मिनिमम एंड फॉर डिसेंडिंग इट इज मैक्सिमम वैल्यू इज एज अ डिफॉल्ट। इंक्रीमेंटेड बाय, अब इंक्रीमेंट 1 से होगा या 2 से होगा, बाय डिफॉल्ट ये 1 से होता है। मैक्स वैल्यू स्पेसिफाइज द मैक्स वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, कितनी मैक्स वैल्यू होगी। नॉन मैक्स वैल्यू स्पेसिफाइज द मैक्स ऑफ 10 to the power 27 फॉर असेंडिंग सीक्वेंस और -1 फॉर डिसेंडिंग सीक्वेंस। अगर हम मैक्स वैल्यू नो मैक्स वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं कि कोई मैक्स वैल्यू नहीं होगी, तो 10 to the power 27 फॉर असेंडिंग सीक्वेंस के लिए और -1 फॉर डिसेंडिंग सीक्वेंस के लिए। एंड दिस इज अ डिफॉल्ट क्लॉज, ये डिफॉल्ट क्लॉज है, ये रहता ही है सीक्वेंस के इसमें। मीन वैल्यू स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। नॉन मीन वैल्यू, नो मीन वैल्यू स्पेसिफाइज द मीन वैल्यू ऑफ 1 फॉर असेंडिंग। अब ये नो मैक्स वैल्यू का अपोजिट है, वहाँ पर -1 डिसेंडिंग के लिए था और यहाँ पर +1 है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और -10 to the power 26 फॉर अ डिसेंडिंग सीक्वेंस। अब साइकिल, व्हाट इज साइकिल? साइकिल स्पेसिफाइज दैट द सीक्वेंस कंटिन्यूज टू जनरेट वैल्यूज आफ्टर रीचिंग आइदर इट मैक्स और मीन वैल्यू। ये कहाँ तक चलेगा, ये साइकिल कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी, मैक्स वैल्यू तक चलेगी या मीन वैल्यू तक चलेगी, ये साइकिल के अंदर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। एंड नो साइकिल इट स्पेसिफाई द सीक्वेंस कैन नॉट जनरेट मोर वैल्यूज़, वो और वैल्यूज़ वहाँ पर आएंगी ही नहीं, ना मैक्स के लिए और ना ही एक वैल्यू तक रीच करने के बाद वो उसको आगे साइकिल को नहीं बढ़ाएगा, ना मैक्स वैल्यू तक ना मीन वैल्यू तक। Case specifies how many values of the sequence oracle pre-allocates and keeps in memory for faster access. तो यहाँ पर केज स्पेसिफाई क्या कर रहा है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ओरेकल प्री एलोकेट्स, पहले से ही कितने को एलोकेट करके रख सकते हैं, और मेमोरी फॉर फास्टर एक्सेस। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इज 2, मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 2 है, तो मेमोरी में अलोकेट होती है। फिर है नो केच स्पेसिफाइज दैट द वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंस आर नॉट प्री एलोकेटेड, ये पहले से एलोकेटेड नहीं होती हैं। सो जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहाँ पर सिंटैक्स को शो करिए। मैंने बस यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसका वैल्यू आंसर किया है। आफ्टर दैट लिमिटेशंस ऑफ सीक्वेंस, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसे भी ध्यान से देखना। व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ सीक्वेंस? तो सीक्वेंस नंबर आर नॉट रोल बैक, आप सीक्वेंस को रोल बैक नहीं कर सकते हो। दस इफ वन यूजिंग अ सीक्वेंस मेथड टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक कॉलम इन द टेबल इफ मे गिव अनडिजायरेबल रिजल्ट।
तो सीक्वेंस नंबर्स आर नॉट रोल बैक, आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते हो। रोल बैक का मतलब आप वापस पीछे नहीं जा सकते हो। दस इफ वन यूजिंग अ सीक्वेंस मेथड टू इंसर्ट वैल्यू, अगर आप सीक्वेंस मेथड का यूज करके वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो स्पेसिफिक कॉलम में, देन टेबल में गिव अनडिजायरेबल रिजल्ट, वो डिजायरेबल रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते हो। सीक्वेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन अ चेक कंस्ट्रेंट टू एनफोर्स इंटीग्रिटी, अगर चेक कंस्ट्रेंट हमने वहाँ पर यूज़ किया है जैसे कि नल है, नॉट नल है, तो सीक्वेंस कैन नॉट बी यूज, तो वहाँ पर वो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीक्वेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट, सीक्वेंस को हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग एंड ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ हम सीक्वेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सीक्वेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सब क्वेरी, हम इसको सब क्वेरी के अंदर भी यूज नहीं कर सकते हैं। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सीक्वेंस। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक इज सिनोनाइम्स। सिनोनाइम्स इट इज यूज टू गिव एन अलाइज नेम फॉर अ बेस टेबल, मतलब एक किसी के लिए जैसे हम एक टेबल उसका ओरिजिनल नेम कुछ होता है, उसके लिए हम कुछ निक नेम कुछ रख देते हैं, तो वैसा ही सिनोनाइम्स है, वही टेबल होगा लेकिन उसके उसी के जैसे उसका छोटा सा नाम रख देंगे हम यूज करने के लिए। So it is used to give an alias name for a base table. Giving another name to the base table is called as synonyms. तो गिविंग अनदर नेम टू द बेस टेबल इज कॉल्ड एज एन सिनोनाइम, एक ही टेबल को दूसरा नाम देते हैं हम अपने सुविधा के लिए, तो हम उसको कहते हैं सिनोनाइम्स। एक ही टेबल को दूसरा नाम देना, इट इज सिनोनाइम्स। दस वी कैन रेफर अ टेबल मोर देन वन नेम, हम एक ही टेबल को एक से ज़्यादा नाम के साथ में उसको रेफर कर सकते हैं। सिनोनाइम्स कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। सो ओनली डीबीए कैन क्रिएट अ पब्लिक सिनोनाइम, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होगा वही पब्लिक सिनोनाइम क्रिएट कर सकता है। एंड बाय डिफॉल्ट ऑल सिनोनाइम्स आर प्राइवेट, मतलब जो यूज़ कर रहा है, जो यूज़र है वही उसको डिज़ाइन करेगा उस टेबल के लिए सिनोनाइम। अदरवाइज डीबीए जो है वो पब्लिकली क्रिएट कर सकता है, अगर पर्सनल यूज़र अगर मैं कर रही हूँ तो वो प्राइवेट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ऑल सिनोनाइम्स आर प्राइवेट। व्हेन वी क्लोज द एसक्यूएल प्लस और एग्जिट और क्विट कमांड, बेसिकली दे आर सिनोनाइम्स। एसक्यूएल प्लस को अगर हम क्लोज कर रहे हैं या फिर एग्जिट कर रहे हैं तो एग्जिट और क्विट ये दोनों ही क्या है, सिनोनाइम्स। एक ही कमांड के दो नाम हैं, एग्जिट और क्विट। इट इज़ जनरली यूज टू हाइड द नेम एंड ओनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, हाइड द नेम एंड ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ओनर का नाम और ऑब्जेक्ट नेम एंड ओनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए हम सिनोनाइम्स का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं, क्रिएट पब्लिक सिनोनाइम्स, सिनोनाइम का नेम फॉर टेबल, टेबल का नाम हमको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्रिएट सिनोनाइम सिस एग्जाम फॉर एग्जाम। अब देखो यहाँ पर ओरिजिनल टेबल का नाम है एग्जाम, और जब हम इसके लिए सिनोनाइम क्रिएट कर रहे हैं वो है सिस एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सिनोनाइम्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट, अब दिस फीचर इज स्पेशली यूजफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब ये जो सिनोनाइम्स है ये हमें यूज कहाँ पे करना है, when a user Scott grants certain table say exam to another user ABC, then user ABC instead of preferable exam of Scott as Scott.exam, every time he can create a synonym in his login as। जैसे यहाँ पर Scott जो हमारा मेन यूज़र है, सपोज करो ये DBA है हमारा, तो उसने कोई हमें टेबल ग्रांट किया हुआ है, देखने के लिए दिया हुआ है, दैट इज़ एग्ज़ाम। तो हर बार जो ABC नाम का यूज़र है उसको जब भी उसको यूज़ करना होता है टेबल एग्ज़ाम, तो उसको लिखना पड़ता है Scott.exam, क्योंकि Scott जो है वो एग्ज़ाम का ओनर है। तो वो क्या कर सकता है, इसका नाम चेंज कर सकता है, उसका नेम जो है वो सिनोनाइम के हिसाब से चेंज कर सकता है, लॉगिन उसका चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, हमें कमांड लिखनी पड़ेगी SQL क्रिएट सिनोनाइम एस एग्ज़ाम फॉर Scott.exam। अब देखो यहाँ पर उसने सिनोनाइम क्रिएट किया Scott.exam के लिए, दैट इज एस एग्जाम। सो एंड नाउ ABC कैन रेफर Scott.exam टेबल बाय एस एग्जाम नेम। तो ABC जो यूज़र है वो अब इस टेबल को किस नाम से रेफर कर रहा है, एस एग्जाम नाम से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस एग्जाम, तो जो भी उसकी आंसर होंगे वो वहाँ पर उसका जो रिजल्ट होगा वो वहाँ पर उसको शो होगा। It is not necessary for the user ABC to remember the prefix the owner name every time he want to use exam table granted by Scott। तो जैसे कि हर बार यूज़र को क्या करना पड़ रहा था, ABC यूज़र जो था उसको हर बार क्या लिखना पड़ रहा था जब भी उस टेबल को यूज़ करना, Scott
एग्ज़ाम। स्कॉट जो है वो है टेबल का ओनर है, तो हर बार उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसने उसके लिए एक सिनोनाइम क्रिएट कर लिया एस एग्ज़ाम। अब जब भी उसको उस टेबल को यूज़ करना होगा वो क्या यूज़ करेगा, एस एग्ज़ाम। सो ये फीचर जो है ये यहाँ पर यूज़ होता है सिनोनाइम्स का। सो यहाँ पर हमारे इस लेक्चर के 3 टॉपिक्स ख़त्म हो गए, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के व्यूज़, सीक्वेंस एंड सिनोनाइम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर टॉपिक देखेंगे, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के जॉइंस, क्लस्टर एंड सेट ऑपरेटर्स। सो थैंक यू।